हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग? सब ठीक ठाक? क्या हालचाल? हो गई जान पहचान हो गई? अब पढ़ाई करते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है जो हम पढ़ा रहे थे लास्ट क्लास में। याद करो, हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ाया था फैराडे लॉ और लेंज लॉ। लेंज लॉ याद है ना? लेंज लॉ के एप्लीकेशंस। मैंने पहले भी कहा था, कभी भी आप नेक्स्ट वीडियो को देखने हो तो रैंडम मत देखा करो। अगर आप इस चैप्टर की वीडियो नंबर 2 देख रहे हो तो वीडियो नंबर 1 देख कर आओ, क्योंकि वीडियो नंबर 1 नहीं देखोगे तो वीडियो नंबर 2 समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है, आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, तो अभी भी स्टॉप करके पहले लेक्चर 1 देखो, तब लेक्चर 2 में आओ। कभी रैंडम पढ़ाई नहीं होती, जो मन किया वो वीडियो देख लिया, समझ में आएगा ही नहीं। आपको ना रैंडमली नहीं देखना, आपको ना पीछे का सीरीज देखते हुए आना। जो टॉपिक है आज वो है एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ, लेंज लॉ की एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को समझने से पहले थोड़ा सा मैं पिछले चैप्टर में जाऊंगा, मैग्नेटिज्म में 4th चैप्टर में कुछ बातें हमने बताई थी, उसको आपको ध्यान से देखना है। हमने कहा था कि अगर कोई भी आपके पास करंट कैरिंग वायर है, लूप है, लूप, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो वो अपने आप में, याद करो, कोई भी करंट कैरिंग लूप किसी भी स्क्वायर शेप में या सर्कुलर शेप में, अगर वो लूप है, करंट कैरिंग लूप है, तो आपको पता है ना, वो अपने आप में क्या होता है? एक मैग्नेटिक डायपोल होता है। कोई भी करंट कैरिंग लूप, कोई भी करंट कैरिंग लूप अपने आप में बिहेव करता है लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसमें 2 फेस होते हैं, मैंने ये भी कहा था, है ना? तो अब मान लो जिस फेस में करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज जहां फ्लो कर रहा है, कौन? करंट। जिस फेस में क्लॉकवाइज है, फ्रंट फेस में क्लॉकवाइज है, तो वो फेस ऐसा, जब वो मैग्नेटिक डायपोल, जब वो मैग्नेट माना जाएगा, तो उस फेस को हम मानते हैं साउथ पोल, क्योंकि वहां फील्ड इनवर्ड होती है। जहां करंट क्लॉकवाइज होगा वहां फील्ड इनवर्ड होगी, एंड दैट विल बिहेव एज अ साउथ पोल, बिकॉज ये मैग्नेटिक डायपोल है, तो इसके पोल्स भी होंगे। तो किस फेस को मानेंगे हम साउथ पोल? याद रखना, जिस फेस में करंट क्लॉकवाइज होगा। और जिस फेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, सोचने वाली बात है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज जिस फेस में फ्लो होगा करंट, उसे हम मानेंगे नॉर्थ। इस बात को नहीं भूलना, क्योंकि इसी पे आज की क्लास। तो कौन से फेस को हम मानेंगे साउथ पोल? जिस फेस में करंट क्लॉकवाइज होगा। और कौन से फेस को हम मानेंगे नॉर्थ पोल? जिस फेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब सर जरा कुछ एग्जांपल्स कराओ। अब लेंज लॉ पे एग्जांपल कराना शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। ये आपके पास एक कॉइल है और यहां एक मैग्नेट है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट आ रहा है। तो आपको अच्छे से पता है। पूछेगा क्या आपको? सवाल में बताऊं क्या पूछेगा? क्वेश्चन में पूछेगा, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल। अब इंड्यूस करंट क्यों पूछा है? क्योंकि इंडक्शन होगा। इंडक्शन क्यों होगा? क्योंकि ये मैग्नेट आ रहा है। मैग्नेट आएगा या जाएगा तो फ्लक्स यहां पे चेंज होगा आसपास, तो अपने आप इंडक्शन होगा, अपने आप इंड्यूस करंट आएगा। तो अभी मैग्नेट आ रहा है, इसका मतलब यहां पे इंडक्शन होगा। इंडक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है इंड्यूस करंट आएगा। इंड्यूस करंट आएगा तो किस डायरेक्शन में आएगा? या तो क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अब ये डिसाइड करना है। तो लेंज ने क्या बताया था कि जब इंड्यूस करंट आता है तो वो अपने मैग्नेटिज्म से, अपनी मैग्नेटिक फील्ड से, खुद मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस करेगा, करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा, वो अपने मैग्नेटिज्म से सामने वाले मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगा। तो अगर ये आ रहा है तो ये कैसे अपोज करेगा? इसका रिपेल करके। तो रिपेल करने के लिए नॉर्थ के सामने नॉर्थ ही बनना पड़ेगा। रिपेल करने के लिए नॉर्थ के सामने इसे नॉर्थ बनना पड़ेगा, सामने वाला फेस नॉर्थ बनेगा। तो नॉर्थ बनने के लिए करंट कैसा चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो बोलोगे सर इसमें जो इंड्यूस करंट होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। लेंज ने क्या बताया था कि इंड्यूस करंट उस डायरेक्शन में आएगा,
इस तरह आएगा कि जिस तरह वो आने के बाद अपने मैग्नेटिज्म से जब ये करंट आएगा तो ये भी तो एक मैग्नेट बन जाएगा। अभी पढ़ा है ना मैंने, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल, एक बन जाता है नॉर्थ पोल। तो जब ये मैग्नेट बनेगा तो इस मैग्नेट का अपोज करना चाहेगा। अपोज कैसे होगा? आती हुई चीज का अपोज करना है तो रिपेल करना पड़ेगा। तो आती हुई चीज को अरे अपोज करना है इसे, तो ये इसे रिपेल करना चाहेगा। रिपेल करने के लिए सामने नॉर्थ है तो सामने इसे नॉर्थ ही बनना पड़ेगा। तो बोलोगे सर जिस जो वाला फेस मैग्नेट के सामने है उस फेस में एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा, तो बैक वाले पीछे वाले फेस में क्लॉकवाइज जाएगा। कोई एक फेस का बता देना, हो गया आगे। सामने वाली फेस का हम दिखाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब किसी ने कहा इसी सवाल में, अब क्या कहा कि अब ये जो मैग्नेट है, ध्यान से देखो, वो बेटा जा रहा है, आ नहीं रहा है, जा रहा है। अब नाउ मैग्नेट इज मूविंग अवे, जा रहा है। तो अब ये अपने मैग्नेटिज्म से हर हाल में इसको इसके मोशन का अपोज करना है, रोकना है बस। क्योंकि लेंस ने बताया था कि इंड्यूस करंट किसी भी हाल में जिस रीजन से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उसको रोकता है। तो रीजन क्या है? मैग्नेट का चलना, इसको रोकेगा। तो जाती हुई चीज को रोकने के लिए अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अट्रैक्ट करने के लिए अगर नॉर्थ है तो सामने साउथ बनना पड़ेगा। साउथ बनने के लिए करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज। तो अब इंड्यूस करंट सामने वाले फेस में क्लॉकवाइज, मतलब जो फेस मैग्नेट के सामने है उसमें साउथ पोल बनेगा। मेरे कहने का मतलब है इस तरह इंड्यूस करंट डेवलप होगा ताकि वो अपने जो करंट आने से जो दोनों फेस पोल बन जाएंगे, तो किसी भी तरह सामने वाले मैग्नेट के मोशन का अपोज करना है बस। जा रहा है तो अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो नॉर्थ के सामने साउथ, साउथ के लिए क्लॉकवाइज। आ रहा है तो रिपेल करना पड़ेगा, रिपेल करने के लिए नॉर्थ है तो सामने नॉर्थ, नॉर्थ के लिए एंटी क्लॉकवाइज दिखाना पड़ेगा। वहां पे कौन से फेस का हम जो करंट दिखाते हैं फ्रंट फेस का ही दिखाते हैं, तो फ्रंट फेस में इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो बैक फेस में अगर बोले तो उल्टा बोल देना है। अब जैसे मान लो इसी सवाल में एक पॉइंट हम क्लियर करते हैं, जरा ध्यान से देखना क्या है पॉइंट, जरा ध्यान से देखो। अब मान लो बेटा इसी क्वेश्चन में मैं एक ऐसे जवाब दे, इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दूं मैं कि भाई एक कॉइल है, इसमें दो प्लेट लगा दिए जाए, एक प्लेट ए और एक प्लेट बी। पूछेगा क्या? बोलो। अब बोलेगा कि बताओ अगर मैग्नेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे कोई ना कोई डायरेक्शन दिखाएगा, आएगा या जाएगा, कुछ भी करो, चलो मान लो, तो हम इसको हम बार बार इसको, चलो इसको कुछ भी कर दो यार, मैं तो आपको सिखाना चाह रहा हूँ, कुछ भी कर दो। तो हम साउथ पोल मान लेते हैं, नॉर्थ पोल, कुछ भी मान लो, अरे क्या फर्क पड़ता है, मैग्नेट होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरे को बताओ कि कौन सा ये जो कॉइल है इसमें दो प्लेट लगा दिए गए हैं, एक प्लेट ए है और एक प्लेट बी है। तो अब सोचो कॉइल मैग्नेट आ रहा है या जा रहा है? जब मैग्नेट आता जाता है तो इंडक्शन होता है, इंडक्शन होता है तो इंड्यूस ईएमएफ आता है, फिर करंट आता है। तो अब ये बताना है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन नहीं बतानी, अब बताना है कि दोनों प्लेट में से कौन सा प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा और कौन सा प्लेट नेगेटिव टर्मिनल शो होगा। क्योंकि जब वोल्टेज डेवलप होगा तो दोनों प्लेट पे वोल्टेज आएगा, प्लेट लगा दिया है यहां पर, तो कौन सा प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल होगा और कौन सा प्लेट नेगेटिव टर्मिनल होगा ये शो करना है। तो सोचो, अब आप सोचने वाली बात है, ध्यान से देखना यहां पे क्या हो रहा है बेटा। अब आप खुद देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये वाला मैग्नेट क्या हो रहा है, सोचो जरा बेटा। थोड़ा सा मैं इसको ना एक पॉइंट, थोड़ा सा मैं इसको जगह यहां से हटाऊंगा, वीडियो में मैं देख रहा हूं विजिबिलिटी पूरी नहीं आ रही है, तो यहां लिखता हूं, ठीक है, तो ज्यादा दिखेगा। देखो ये रहा आपका कॉइल, ये रहा आपका क्या प्लेट, और ये रहा आपका मैग्नेट। ये प्लेट ए, ये प्लेट बी, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट। अब रहा, अब दिखाई दे रहा साफ, मैं भी दिख रहा हूं, ये भी दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप मुझे प्लीज समझाइए यहाँ पर, और मुझे आप इस बात को जवाब दीजिए कि इन दोनों प्लेट में से कौन सा प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल का होगा और कौन सा प्लेट निगेटिव टर्मिनल का होगा। मतलब यहाँ पे इंडक्शन तो होगा, क्योंकि मैग्नेट आए या जाए तो फ्लक्स चेंज होगा। यहाँ पर अभी मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तो इंडक्शन होगा, इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस वोल्टेज आएगा। तो यहाँ पे बताना है कि इंड्यूस जब वोल्टेज डेवलप हो रहा है तो दो प्लेट में से एक के ऊपर पॉजिटिव आ जा रहा है और एक के ऊपर नेगेटिव आ रहा है। तो आपको बताना है किसके ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी और किसके ऊपर नेगेटिव पोलैरिटी आएगी, ये बताइए।
ये डिस्कस कर। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनो क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि इस केस में करंट कैसे बनेगा। तो अब बताओ, मैग्नेट आ रहा है जा रहा है? जा रहा है, दूर जाता हुआ दिख रहा है। तो इसके मोशन को अपोज करने के लिए इसे अट्रैक्ट करना चाहेगा। ये अट्रैक्ट करने के लिए अगर सामने साउथ है तो इसको नॉर्थ बनना पड़ेगा, उल्टा बनना पड़ेगा, तभी तो अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि रोकने के लिए अब तो अट्रैक्ट करना है। तो अट्रैक्ट करने के लिए अगर ये क्या है, अगर सोचो बेटा, अगर अट्रैक्ट करने के लिए, अगर अट्रैक्ट करना है, जाती हुई चीज को रोकना है तो अट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो अट्रैक्ट करने के लिए अगर ये साउथ है तो इसको नॉर्थ बनना पड़ेगा। और नॉर्थ कैसे बनेगा? जब करंट कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तब ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब करंट किससे निकले? अगर बी से निकलेगा करंट तो क्लॉकवाइज जाएगा, हाँ ए से निकलेगा तब एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि ऐसे करंट होगा तब ये बनेगा नॉर्थ पोल, तब ये इसका अपोज करेगा। लेंज ने कहा था ना कि हर हाल में मैग्नेट के मोशन का अपोज करना है, हर हाल में फ्लक्स के चेन को रोकना है, जाती हुई चीज को रोकना है तो अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अट्रैक्ट करने के लिए साउथ के सामने नॉर्थ बनना पड़ेगा। नॉर्थ बनने के लिए करंट कैसा चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कब होगा? एंटी क्लॉकवाइज कब होगा बेटा? अब आप सोचो जरा ध्यान से, यहां पे एक बात सोचने वाली बात है कि एंटी क्लॉकवाइज कब होगा? एंटी क्लॉकवाइज तब होगा जब करंट ए से निकले, और ए से कब निकलेगा? जब ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। बोल दोगे सर ए का टर्मिनल पॉजिटिव और बी का टर्मिनल नेगेटिव। अब मान लो इसी सवाल में होता, सोचने वाली बात है, मान लो बोलता नहीं मैग्नेट क्या कर रहा है, मैग्नेट आ रहा है, मैग्नेट आ रहा है, तो अब आती हुई चीज को रोकने के लिए रिपेल करना पड़ेगा। अब क्या होगा बेटा? सोचिए बेटा इसी सवाल में। अब यहां पे मैं एक्सेस प्रैक्टिस करा दूं। अब मैंने कहा मैग्नेट आ रहा है, तो आती हुई चीज को रोकने के लिए रिपेल करना पड़ेगा। रिपेल के लिए साउथ के सामने साउथ बनना पड़ेगा, इसके पोल को। साउथ बनने के लिए करंट क्लॉकवाइज लाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज के लिए करंट ऐसे निकलना पड़ेगा, ऐसे जाएगा करंट, तब क्लॉकवाइज होगा। तो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस से उस केस में ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट नेगेटिव। ये होता है कॉन्सेप्ट। अब यहां पर ध्यान से, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा। ये सारे एग्जांपल्स किस पे हैं बेटा? लेंज लॉ पे हैं, ध्यान से देखते जाओ। अब मान लो एक क्वेश्चन आया लेंज लॉ पे ही, सुनते जाओ, कि यहां पर एक मैग्नेट है और यहां पर एक कॉइल है, यहां पर भी एक कॉइल। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल, ये मैग्नेट कमिंग, ओके। यहाँ पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे Q है, इसमें एक एंड A है, इसमें एक एंड S। पूछा है कि ये जो दोनों कॉइल साइड में हैं, यहाँ पे इधर है कॉइल, एक कॉइल इधर है। पूछा ये है कि दोनों कॉइल में जो इंड्यूस करंट आएगा, उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताइए कि या तो P टू Q या Q टू P, इसमें R टू S या S टू R, ऐसे बताना। इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। बोलोगे सर बहुत सिंपल है, हम एक एक करके बताते हैं। चलो हम पहले कॉइल नंबर 1 में बताते हैं, फिर हम कॉइल नंबर 2 में बताएंगे। तो बोलोगे सर कैसे बताओगे? मैं बोलूंगा अभी 2 मिनट का गेम आप बता दोगे। सबसे पहले बताओ, ये वाला मैग्नेट इस कॉइल के तरफ आ रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस कॉइल। ये वाला मैग्नेट अब इधर आ रहा है ना, तो इंड्यूस करंट इसमें आएगा, पक्की बात है। जब मोशन मैग्नेट मूव करेगा, जैसे इसके लिए पास आएगा, इससे दूर होगा, तो कभी, मेरे कहने का मतलब है जब मूवमेंट हो रहा है तो फ्लक्स तो चेंज दोनों में होगा। जैसे इधर फ्लक्स बढ़ेगा तो इधर फ्लक्स कम होने लगेगा। तो पहले इसमें बताते हैं। तो अब बताओ, आने वाली चीज को रोकने के लिए ये चाहेगा इसको रिपेल करे, क्योंकि हर हाल में मैग्नेट के मोशन को रोकना है। लेंज ने बताया था कि हर हाल में जिस रीजन से फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको खत्म करेगा इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ। तो अगर ये आ रहा है मैग्नेट, तो ये तो अपोज करना चाहेगा, अपोज तो करेगा। तो आती हुई चीज को रोकने के लिए रिपेल करना चाहेगा। रिपेल करने के लिए नॉर्थ है तो सामने नॉर्थ ही बनना चाहेगा। नॉर्थ बनने के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे तो होता नहीं, एंटी क्लॉकवाइज इधर से होता है, यानी कि करंट को इस केस में Q2P आएगा, Q2P, Q से P की। अब इधर आ जाओ, इसके लिए ये मैग्नेट दूर जा रहा है, इस कॉइल के से रिस्पेक्ट में ये मैग्नेट दूर जा रहा है। तो ये क्या चाहेगा? इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा।
अट्रैक्ट करने के लिए साउथ के सामने नॉर्थ बनना पड़ेगा। नॉर्थ कब बनता है किसी भी कॉइल, कब नॉर्थ जैसा बिहेव करता है, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे नहीं, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, तभी तो होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी एंटी क्लॉक, इसमें S2R और इसमें Q2P। हम कौन से फेज की बात करते हैं, जो मैग्नेट के सामने होता है, मैग्नेट के सामने होता है। तो अगर सामने वाले फेज में सोचो, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पिछले फेज में क्लॉकवाइज, लेकिन हम तो लिखते हैं सामने वाला फेज। कौन सा, जो मैग्नेट के सामने वाला होता है, उसमें बताते हैं इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। और वो इंड्यूस करंट इस तरह आता है कि वो अपने मैग्नेटिक पोल से सामने वाले मैग्नेट का अपोज कर सके, जा रहा है तो अट्रैक्ट कर सके, आ रहा है तो रिपेल कर सके। अट्रैक्ट करना है तो जो भी मैग्नेट का पोल है उसका उल्टा पोल बनाना पड़ेगा, रिपेल करना है तो जो भी मैग्नेट का पोल सामने दिख रहा है उसका सेम बनाना पड़ेगा, सेम, तब तो रिपेल कर। इस हिसाब से क्वेश्चन, ये भी आपने देख लिया क्वेश्चन बेटा। ये सारे क्वेश्चंस मैं लेंज लॉ पे करा रहा हूं, ध्यान से देख। अब जैसे ध्यान से देखो, मान लो आपके पास एक कॉइल है, और ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेट जरूरी नहीं कि कभी कभी ना सोलेनॉइड जो होता है, सोलेनॉइड में मान लो करंट फ्लो करा दो, ये इंड्यूस करंट नहीं है, ये क्या है, सोलेनॉइड। तो आपको मैं एक बात बता दूं, सोलेनॉइड भी अपने आप में एक मैग्नेट ही होता है। जैसे आप अभी तक मैग्नेट ऐसे ऐसे बनाते थे ना, बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, लेकिन सोलेनॉइड भी हमने पढ़ाया था चैप्टर 4 में, सोलेनॉइड इज आल्सो अ मैग्नेट, ये भी एक मैग्नेट है। और सामने एक कॉइल है, और ये क्या मैं बोल रहा हूं बेटा, ये अभी मान लो इधर, तो बोलोगे सर अब तो मैग्नेट आप पास लाते थे या दूर ले जाते थे, हाँ वो बार मैग्नेट होता था। सोलेनॉइड इज आल्सो अ मैग्नेट, सोलेनॉइड भी मैग्नेट ही है, सोलेनॉइड भी क्या है, मैग्नेट। तो अब बताओ कैसे होगा बेटा, तो इसमें कैसे होगा, आ रहा है तो रिपेल करना चाहेगा, और रिपेल करने के लिए सेम पोल बनना पड़ेगा। तो बोलोगे सर इसमें तो पोल ही नहीं दिख रहा है, इसमें तो पोल दिखता था, सामने नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो पोल ही नहीं दिख रहा है। तो ऐसे सोचो, रिपेल करने के लिए सेम डायरेक्शन हो, इसमें अगर क्लॉकवाइज है तो इसमें भी करंट कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज। ये है आई डैश। आई डैश क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे तो आई सोलेनॉइड का करंट है, तो यहाँ पे इंड्यूस करंट को आई डैश मानना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह मैग्नेट को ही पास लाया दूर ले जाओ, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सोलेनॉइड भी एक अपने आप में मैग्नेट होता है, इसमें पोल नहीं होता, इसमें करंट होता है। तो यहाँ पे अगर पास आ रहा है, सोलेनॉइड भी मैग्नेट है, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो जरूरी नहीं कि हर सवाल में मैग्नेट को ही पास लाए दूर लाए, सोलेनॉइड भी अपने आप में मैग्नेट है। तो क्या है, पास आ रहा है तो रिपेल करना है, और रिपेल करने का मतलब अगर इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें भी क्लॉकवाइज शो करो, तभी सेम सेम पोल बनेगा, रिपेल हो पाएगा। और मान लो ये पास नहीं आता, मान लो ये पास नहीं आता, मान लो ये दूर जाता, दूर जाता, तब तो अट्रैक्ट करना पड़ता बेटा। तो अट्रैक्ट करने के लिए क्या होता, अट्रैक्ट अगर आपको करना है तो अगर सामने जो भी पोल है उसका उल्टा पोल बनाना पड़ेगा, यानी सामने अगर क्लॉकवाइज है तो इसमें करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ करंट की डायरेक्शन के हिसाब से करंट डिसाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे पोल दिखाई नहीं देता। अट्रैक्ट करना है तो इसमें करंट जो भी है उसका उल्टा करंट फ्लो करा दो, क्योंकि अट्रैक्ट करने के लिए इसके सामने अपोजिट पोल होना चाहिए। रिपेल करना है तो इसमें जो डायरेक्शन में करंट होगा वही डायरेक्शन में करंट यहां दिखा दो, क्योंकि रिपेल करने के लिए सेम सेम पोल बनाना चाहिए सामने सामने वाले को। सारे लेंज लॉ से हैं। लेंज लॉ कहां है, हर हाल में अपोज करना सामने वाले के मोशन का, वही तो लेंज लॉ। अब जब आपने ये देख लिया सब सारे के सारे लेंज लॉ के एप्लीकेशन, अब जब आपने ये देख लिया बेटा, तो अब देखो जरा ध्यान से, अब क्या एग्जांपल्स, कैसे कैसे एग्जांपल्स आते हैं। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हम आपको करा रहे हैं लेंज लॉ पे, दैट ऑल आर द एग्जांपल ऑफ लेंज लॉ। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि मान लो आपके पास एक रिंग है और एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ। यू हैव अ रिंग, एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल एंड साउथ। ये मैग्नेट ऊपर से चला आ रहा है, यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दिस, यहाँ पे क्या है बेटा, एक रिंग है, रिंग। और कोई चीज जब गिरती है फ्री फॉल में तो उसका एक्सेशन किसके बराबर होता है, जी के बराबर।
ए बराबर जी। ये किसके बराबर है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है, ए बराबर। तो यहां पे ये बोला है कि आप ये बताओ और आप ये समझाओ कि जब ये रिंग था बीच में और ऊपर से मैग्नेट गिर रहा था, तो शुरुआत में जो उसका एक्सेलरेशन है वो तो जी के बराबर है, नो डाउट ग्रेविटी के बराबर। लेकिन वो जैसे ही रिंग में एंटर करेगा, रिंग क्या है? एक लूप है। जैसे ही वो रिंग में मैग्नेट एंटर करेगा, अंदर आना शुरू हो जाएगा, अंदर आना शुरू होगा, यहां पे फ्लक्स चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैग्नेट मेरे पास आएगा तो आसपास मेरे फील्ड लाइंस बढ़ेंगे। तो उस टाइम जिस समय ये एंटर कर रहा होगा, हाँ, मैग्नेट अंदर आ रहा होगा, और उस टाइम जिस समय वो मैग्नेट निकल रहा होगा, दोनों केस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? सोचने वाली बात है। नहीं, कैसे चेंज होगा दोनों केस में मैग्नेटिक फ्लक्स? जब ये मैग्नेट रिंग में एंटर कर रहा होगा, उस समय उस टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा, रिंग में फील्ड लाइंस बढ़ रही होंगी, और जब निकल रहा होगा तो फील्ड लाइंस घट रही होंगी। तो बढ़ने घटने से मतलब नहीं, फ्लक्स तो चेंज हो रहा है ना। तो उस टाइम इसमें इंडक्शन हुआ होगा। किस टाइम? मैग्नेट एंटरिंग और लीविंग द रिंग, इन दैट केस क्या हुआ होगा? बोलो। उस समय इंडक्शन हुआ होगा। इन दैट केस EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विल हैपन होगा। तो उसके दौरान मोशन ऑफ मैग्नेट विल बी अपोज्ड। यस, उस टाइम मोशन ऑफ मैग्नेट का अपोज किया जाएगा। लेंज लॉ, इंडक्शन होगा तो अपोज होगा ही होगा, अपोज करेगा। और वो जो बेटा अपोज करेगा, वो जो इंडक्शन होगा, और इंडक्शन से जो अपोज होगा, उस दौरान जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी से कम हो जाएगा। यही बताना चाहिए कि उस टाइम जिस टाइम वो एंटर कर रहा होगा या रिंग से बाहर निकल रहा होगा, उस टाइम एक्सेलरेशन जो होगा अब वो ग्रेविटी के बराबर नहीं होगा। एट दैट टाइम the acceleration of that free falling magnet, when it will entering the ring or when it will leaving the ring, at that time the acceleration of the magnet will less than the free fall gravity, क्योंकि उस टाइम EMI होगा और उसके साथ मोशन का क्या होगा? अपोज। देखिए, समझ में आ गया? और फिर वो बाहर जब निकल जाएगा, जब वो बाहर चला जाएगा, फिर वही जी ग्रेविटी के बराबर। जब फ्लक्स चेंज होना खत्म, अब इसी में, अब आपने देख लिया, तो अब इसी में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जरा सुनो, अब ध्यान से सुनो। बोलोगे अब क्या बात आ गई सर? बताता हूं अब क्या। अब मान लो इसी में क्या बोलता है, इसी क्वेश्चन में, इफ रिंग कट समवेयर, मतलब अब मान लो बेटा इस रिंग में कहीं कट मार दी जाए, कहीं रिंग को काट दिया जाए, कहीं रिंग में बीच में कट कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो सोचो, जब रिंग में कट मार देंगे तो रिंग अब लूप नहीं रहेगा। अब रिंग लूप नहीं रहा तो क्या होगा? EMI तो होगा, अभी भी होगा, इंड्यूस EMF भी आएगा, लेकिन जो इंड्यूस करंट है वो नहीं आएगा, क्योंकि करंट हमेशा क्लोज लूप में बनता है, ओपन वायर में करंट फ्लो नहीं करता। तो अगर हम कट मार देंगे इसी सवाल में, रिंग को कहीं से बीच से काट देंगे, इतना कट कर देंगे, तो क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा? फ्लक्स तो अभी भी चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने से मना तो कर नहीं रहा हूं मैं, फ्लक्स अभी भी चेंज होगा मेरे बच्चे, फ्लक्स में अभी भी चेंज आएगा मेरे बच्चे, लेकिन फ्लक्स चेंज होगा, इंडक्शन भी होगा। इंडक्शन भी होगा सर, इंडक्शन भी होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है सर। इंड्यूस EMF वोल्टेज भी डेवलप होगा सर, इंड्यूस्ड वोल्टेज भी डेवलप होगा। ये वोल्टेज तो दो ओपन एंड के बीच बन जाता है, लेकिन सर करंट, इंड्यूस करंट नहीं आ पाएगा। ये पॉइंट क्लियर, करंट नहीं आ पाएगा इंड्यूस, क्योंकि करंट हमेशा क्लोज लूप में बनता है, और जब करंट नहीं आएगा
तो जब ये करंट ही नहीं आएगा तो जब ये कैसे होगा, कैसे एक साउथ पोल बनेगा और एक नॉर्थ पोल बनेगा, वो तो करंट के फ्लो से बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नो अपोज ऑफ मोशन। उस केस में क्या होगा कि अगर आप रिंग को कहीं से कट कर दोगे, अगर आप रिंग को कहीं से क्या कर दोगे, कट कर दोगे, तो उस केस में मोशन का कोई अपोज नहीं होगा। ए बराबर जी, एक्सेशन हमेशा ग्रेविटी के ही बराबर रहेगी। जब वो बाहर था या इंटर कर रहा था या लीव कर रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेशन ऑफ फ्री फॉलिंग मैग्नेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखना, कट मार दे तो ये चेंज आ जाए। तो ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहना, बहुत अच्छे से समझते रहना बच्चे। अब बोलोगे सर अब क्या क्वेश्चन कराने जा रहे हो? मैंने कहा लेंस लॉ पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आप अच्छे से देखो बच्चे, अच्छे बच्चे हो तो अच्छे से देखो। एक एग्जांपल आया, यहां पे एक कॉइल है, और एक अमीटर, और यहां पर भी एक कॉइल है, इसमें एक की है, इसमें एक सेल है, राइट। ये कॉइल 2 मान लो, ये अमीटर है, ये की है, ये सेल है, ये करंट आ रहा है आई, ये कॉइल 1 है, ये कॉइल इसकी तरफ जा रहा है, दिस इज ऐसे लिखो ना, ये कॉइल नंबर 1, ये कॉइल नंबर 2, ये करंट निकला, इसमें करंट जा रहा है और ये इसकी तरफ आ रहा है। तो मुझे जहां तक लगता है, अभी आपको मैंने कितनी बार पढ़ाया कि जरूरी नहीं है कि मैग्नेट सिर्फ ऐसा ही हो। ये अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप, ये भी तो मैग्नेट है, सोलेनॉइड भी तो मैग्नेट है, कोई भी तो, ये भी तो एक क्या है अपने आप में, मैग्नेट। बेटा ये भी तो अपने आप में मैग्नेट ही है। इसको कौन सा मैग्नेट कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसमें इंडक्शन हो। आप लोग की आदत बन गई है कि मैग्नेट का मतलब सिर्फ यही समझते हो, सोलेनॉइड भी मैग्नेट है, कोई भी करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेट है। अब ये इसमें इंडक्शन नहीं होगा, इंडक्शन तो सामने वाले में होगा। जब ये धीरे धीरे इसके पास आएगा तो यहाँ पे जब धीरे धीरे क्योंकि कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, तो जब ये पास आ रहा होगा फर्स्ट लूप, तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेकर आ रहा होगा, तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंडक्शन होगा, इंडक्शन तो सामने वाले में होगा। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बहुत सिंपल है, आ रहा है मैग्नेट तो अपोज करना है, तो अपोज करने के लिए रिपेल करना पड़ेगा। रिपेल करने का मतलब सेम, अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज है तो इसमें भी करंट क्लॉकवाइज है। ये आई डैश क्या है यहाँ पर, यहाँ पे आई डैश को मैं क्या मान रहा हूं? इंड्यूस करंट, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो करंट है उसे आई मान चुका हूं, तो यहां तो इंड्यूस करंट को आई डैश ही मानना पड़ेगा। अभी बताया तो मैंने सोलेनॉइड का सवाल ऐसे ही। जो अमीटर है ये क्या रीडिंग लेगा? अमीटर जो है वो किस चीज की रीडिंग लेगा बेटा? अमीटर रीडिंग लेगा इंड्यूस करंट की रीडिंग लेगा। अब बोल रहा है कि मुझे ना अमीटर की रीडिंग को बढ़ाना है, मैं चाहता हूं कि अमीटर की रीडिंग थोड़ी बढ़ जाए, मैं चाहता हूं कि अमीटर की रीडिंग इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए अमीटर की रीडिंग इंक्रीज कैसे होगी? जब इंड्यूस करंट बढ़ेगा, क्योंकि ये तो इंड्यूस करंट की ही रीडिंग दे रहा है। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ भी करके अमीटर की रीडिंग को बढ़ाऊं, इंक्रीज करूं। तो आखिर मैं क्या क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में क्या क्या चीज है कि मैं अमीटर की रीडिंग को बढ़ा सकूं? आई मीन टू से कि इंड्यूस करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू को ऊपर ले जा सकूं। तो कई मेथड होते हैं। सुनो, पहला तो तरीका ये है इसका कि आप एक काम करो, का जो मोशन है, ये जो मूवमेंट है, ये जो वेलोसिटी है, मोशन को फास्ट करो। मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट को फास्ट कर दो, तेज लाओ, तेज लाओ। जितना तेज लाओगे उतना तेज फ्लक्स चेंज होगा, उतना ज्यादा इंड्यूस करंट आएगा। तो एक तो मेथड ये है कि सर इसका जो मूवमेंट हो रहा है ना, जो इसको थोड़ा तेज कर दो, फास्ट कर दो। दूसरा तरीका ये है, ये जो सेल लगाया है आपने ईएमएफ, इसको इंक्रीज कर दो। बोलो इसको इंक्रीज करने से क्या होगा? इसको इंक्रीज करने से इंड्यूस करंट कैसे बढ़ जाएगा?
एमीटर की रीडिंग कैसे ज्यादा हो जाएगी, ऐसे कि आखिर इसमें करंट आ कहां से रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो किस करंट की वजह से है, आई निकला है किससे, इससे। तो जब ये बढ़ा दोगे, ईएमएफ स्ट्रांग लोगे तो करंट भी ज्यादा निकलेगा, करंट ज्यादा निकलेगा तो ये और अच्छा तगड़ा वाला मैग्नेट बनेगा, इसके लाइंस भी बहुत सारे होंगे, तो लाइन जब बहुत सारे लेकर आएगा तो चेंज भी उस हिसाब से बहुत ज्यादा होगा। एक बार 100 लाइन लेकर आ रहा है, एक बार 1000 लाइन लेकर आ रहा है, तो 1000 लाइन लेकर आ रहा है तो चेंज तो दोनों केस में, बट अब चेंज इस पे ज्यादा होगा फ्लक्स का, तो ये करंट ज्यादा बनेगा। ये भी एक मेथड है। तो एक तो हम क्या करें, या तो ईएमएफ को स्ट्रॉन्ग कर दें या तेज चलाएं। तीसरा मेथड ये जो की है इसे फास्ट ऑन ऑफ करें। इससे क्या होगा, फास्ट ऑन ऑफ करने से इससे होगा ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, करंट जीरो, करंट आ गया, 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 करंट जीरो, करंट आ गया। प्लस का चेंज भी जल्दी जल्दी होगा, तो इसमें भी प्लस का चेंज जल्दी जल्दी होगा, तो थोड़ा सा ये करंट बढ़ने के चांस। बट पहला जो दो तरीका है वो ज्यादा है इंपॉर्टेंट। क्या करें इसके साथ, हम क्या करें ताकि इसमें इंडक्शन ज्यादा हो, इंड्यूस करंट आई डैश ज्यादा बने, इस एमीटर की रीडिंग ज्यादा हो। तो कई सारे मेथड हैं, या तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को फास्ट मूव कराओ, या तो सेल जो लिया है वो स्ट्रॉन्ग ले लो, सब चीज ज्यादा। मैंने बार बार कहा सिर्फ मैग्नेट ही नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होता है, ये भी एक मैग्नेट ही है, समझ। उसमें पोल नहीं होता, रिपेल करना है तो इसमें करंट क्लॉकवाइज, तो इसमें भी क्लॉकवाइज। अब अट्रैक्ट करना है तो इसमें क्लॉकवाइज, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इस हिसाब से। और मैग्नेट में पोल दिख जाता है तो उसके हिसाब से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बता देते हैं। है तो मेथड तो वही है, लेंज लॉ। अब बच्चे देखो ध्यान से, अब क्या पढ़ाने जा रहा हूं जरा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मान लिया मैंने कहा आपसे कि यहां पर और नीचे एक वायर, वायर में जो करंट जा रहा है वो जा रहा है आई। सुनो ध्यान से, आई करंट जा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एग्जाम में। और ये आई जो है वो इंक्रीजिंग करंट है, मतलब करंट यहां इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें बताना है फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल। कि आप बताओ इस कॉइल में जो इंड्यूस करंट बनेगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी, वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताना है। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। बोलोगे सर यहां हम कैसे बताएं, यहाँ तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, यहाँ मूवमेंट की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बताओ यहाँ पे करंट, पहली बात कांस्टेंट है या वेरिएबल है। साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो करंट है वो वेरिएबल है, जो वायर है इसमें जो करंट है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल में क्या इंक्रीजिंग है, वेरिएबल तो है ना कम से कम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग छोड़ो। अब जब ये करंट वेरिएबल है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस करंट की वजह से वो भी वेरिएबल होगी, क्योंकि यहाँ पे आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कौन, मैग्नेटिक फ्लक्स लाएगा कौन, फील्ड लाइंस होगी किसकी, जो मैग्नेटिज्म जिसका होगा। तो यहाँ पे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं मैग्नेट की वजह से कहीं करंट की वजह से। तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी वेरिएबल होगी। अब करंट अगर इंक्रीजिंग है, करंट बढ़ रहा है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी वेरिएबल होगी, और वेरिएबल में वो भी क्या होगी, इंक्रीजिंग ही होगी। यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आसपास बढ़ेगा। और आपको पढ़ाया नहीं था मैंने, पहले वीडियो में ही पढ़ाया था बेटा, आपको याद है या नहीं याद है, आई डोंट नो। मैंने क्या पढ़ाया था आपको बताइए, कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ, बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स क्या होता है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली होता है। इसका मतलब जब करंट इंक्रीज होगा तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किसकी, करंट कैरिंग वायर की, करंट की तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेट की तो होती है, करंट की भी तो होती है बेटा। तो जब ये करंट इंक्रीज करेगा तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इसमें इंडक्शन होगा, इंडक्शन होगा तो इंड्यूस करंट बताना है, फिर इंड्यूस करंट क्या होगा उसकी डायरेक्शन बतानी है, राइट, वही पता। तो अब देखो क्या करना है, ध्यान से सुनो क्या करेंगे।
अब इसमें क्या करेंगे, ऐसे सवाल में सबसे पहले ये पता करेंगे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे किस डायरेक्शन में आ रही है। आपको पता है, इसके लिए फोर्थ चैप्टर में चले जाओ। स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। करंट इधर को जा रहा है, ये देखो पॉइंट जो देख रहे हो पेन का ना, उधर ही करंट मानते हैं, फिर राइट हैंड से पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ लिया, सारे फिंगर्स किधर आ गए, इस पेन के ऊपर आ गए, वायर के ऊपर आए। तो अगर फिंगर्स ऊपर आ रहे हैं तो फील्ड जिधर फिंगर्स जाते हैं उधर फील्ड आउटवर्ड होगी। तो बोलोगे सर इसकी फील्ड ऊपर आउटवर्ड आ रही है और नीचे इसकी फील्ड इनवर्ड आ रही है। मान लो एक ऐसा करते हैं, एक कॉइल नीचे भी ले लेते हैं, तो और अच्छा सवाल करते हैं। तो बोलोगे सर हमने जब पता किया राइट हैंड थंब रूल से, तो पता चला सर इसकी फील्ड ऊपर आउटवर्ड है और इसकी फील्ड नीचे इनवर्ड है। कैसे, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, करंट उधर जा रहा है, राइट हैंड से पकड़ना है, थंब को करंट की तरफ ऐसे पकड़ लेना है। अब देखना है मेरे फिंगर्स इस वायर के ऊपर है या नीचे हैं। तो अभी वायर के ऊपर आ रहे हैं, ऊपर की तरफ फिंगर गए हैं, तो जिधर फिंगर चले जाएंगे सारे उधर आउटवर्ड। तो ऊपर की तरफ फील्ड आउटवर्ड है और वायर के नीचे वाले पोर्शन में फील्ड इनवर्ड है। और ये करंट इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये आउटवर्ड फील्ड है। और फील्ड क्या है, ऊपर आउटवर्ड तो है डायरेक्शन में और इंक्रीजिंग है। नीचे इनवर्ड है बट फील्ड कैसी है, इंक्रीजिंग है। क्यों इंक्रीजिंग है, क्योंकि करंट इंक्रीजिंग है। तो इंड्यूस करंट क्या चाहेगा, अगर किसी भी हाल में फील्ड को घटाना चाहेगा, खत्म करना चाहेगा। इंक्रीज है तो डिक्रीज करना चाहेगा। वो चाहेगा कि फील्ड में चेंज हो ही ना, जो बढ़ रहा है उसको खत्म करके पटक दिया जाए जमीन में, उसके फील्ड के चेंज को जीरो किया जाए। तो अगर फील्ड इंक्रीज हो रही है तो उसको डिक्रीज करना चाहेगा। डिक्रीज करने के लिए अगर इसकी फील्ड ऊपर आउटवर्ड है तो इंड्यूस करंट बोलेगा मैं अपनी फील्ड इनवर्ड बनाऊंगा। तो इनवर्ट बनाने का मतलब समझ में आ गया। इनवर्ट बनाने का मतलब समझते हो, करंट ऊपर इनवर्ट कब बनता है पता है ना, जब करंट क्लॉकवाइज होगा तभी साउथ पोल होता है, यानी ऊपर करंट क्लॉकवाइज होगा ऊपर वाले में, और नीचे फील्ड इसकी इनवर्ट है तो इंड्यूस करंट बोलेगा मैं तो उल्टा बनाऊंगा, क्योंकि आप इंक्रीज कर रहे हो, आपकी फील्ड का अपोज करना है। तो अगर आप इनवर्ट डायरेक्शन में फील्ड ले जा रहे हो अपने लाइंस, तो मैं आउटवर्ड में फील्ड लाइंस लाऊंगा। तो ये अपनी फील्ड आउटवर्ड बनाना चाहेगा, और आउटवर्ड के लिए करंट कैसा होता है, एंटी। ये आई डैश क्या है, इंड्यूस। आप समझे नहीं, थोड़ा सा समझना है फिर से। करंट इधर जा रहा है, करंट वेरिएबल है और वो इंक्रीजिंग है। तो करंट जब इंक्रीजिंग है तो आसपास जो फ्लक्स होगा बढ़ेगा, हर तरफ ऊपर भी चारों तरफ फ्लक्स बढ़ेगा, फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इंडक्शन के कारण जो इंड्यूस करंट आएगा दोनों कॉइल में, वो ये चाहेगा कि मैं अपने इंडक्शन से, मैं अपने इंड्यूस करंट से, मैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड से ये जो इसकी फील्ड बढ़ रही है इसको खत्म करें, रोकें। तो अब कैसे होगा, इसकी फील्ड ऊपर किस डायरेक्शन में आ रही है, आउटवर्ड, इसकी फील्ड नीचे किस डायरेक्शन में आ रही है, इनवर्ड। राइट हैंड थंब रूल से मैंने बताया ना, राइट हैंड से पकड़ते हैं, जिधर फिंगर्स जाएगा उधर आउटवर्ड, नीचे की तरफ इनवर्ड, ऊपर फिंगर है तो ऊपर आउटवर्ड फील्ड चली गई, नीचे इनवर्ड चली जाएगी, ऊपर आउटवर्ड तो नीचे इनवर्ड। अब इसकी फील्ड ऊपर आउटवर्ड आ रही है तो इंड्यूस करंट बोलेगा मैं तो अपनी उल्टी फील्ड बनाऊंगा, इसकी फील्ड ऊपर आउटवर्ड है और फील्ड इंक्रीजिंग है, मुझे तो इस फील्ड की इंक्रीजिंग को खत्म करना है, मुझे तो फील्ड को जीरो करना है, तो मैं तो उल्टी फील्ड लाऊंगा। तो अगर इसकी फील्ड ऊपर आउटवर्ड है तो ये बोलेगा मैं इनवर्ट फील्ड लाऊंगा। और इनवर्ट कब आता है पता है, अगर क्लॉकवाइज में जो साउथ पोल आता है ना बेटा, क्लॉकवाइज करंट वो इनवर्ट फील्ड बनाता है और एंटी क्लॉकवाइज करंट वो आउटवर्ड फील्ड बनाता है, ये भी याद रखना। इसका मतलब ऊपर क्लॉकवाइज और इसकी फील्ड नीचे क्या है, इसकी फील्ड नीचे क्या है, इनवर्ट डायरेक्शन में है, तो इंड्यूस करंट बोलेगा मैं आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाऊंगा, तो ये फिर यहां करंट जो होगा वो एंटी क्लॉक। यहां फील्ड की डायरेक्शन का अपोज करना, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है तो जिस डायरेक्शन में फील्ड उसके अपोजिट में लाओ, वैल्यू घटने लगेगी। इसकी फील्ड ऊपर आउटवर्ड तो इंड्यूस करंट बोलेगा मैं इनवर्ट, इनवर्ट के लिए क्लॉकवाइज, इनवर्ट में क्लॉकवाइज, अब वो पोल के हिसाब से साउथ पोल, ये सब चीज याद रखना। इसकी फील्ड नीचे क्या है, इसकी फील्ड नीचे क्या आ रही है, इनवर्ट, तो ये बोलेगा इंड्यूस करंट मैं आउटवर्ड बनाऊंगा, मैं तो आपकी इंक्रीज को खत्म करूंगा, मुझे तो फ्लक्स के चेंज को खत्म करना है, और फ्लक्स यहाँ चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है फील्ड के कारण, तो फील्ड के चेंज बढ़ रही है तो उसको खत्म करूंगा, मैं अपोजिट फील्ड बनाऊंगा। अगर इसकी वजह से फील्ड इनवर्ट है तो इंड्यूस करंट बोलेगा मैं आउटवर्ड फील्ड बनाऊंगा, और आउटवर्ड के लिए करंट कैसा होना चाहिए, एंटी। अब सोचो, इस क्वेश्चन को मैं जबरदस्त एक फॉर्म देने वाला हूं, ध्यान से देखना। ये तो बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया अच्छे से, मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब जरा सोचो, अच्छे से सोचो बेटा,
क्या सोचना है जरा सुनो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। अब मान लो ये करंट इंक्रीजिंग ना होकर डिक्रीजिंग हो जाए। अब जो इंक्रीजिंग था ना बेटा, जो हमने इंक्रीजिंग लिखा ना, सेम वही स्टोरी है, बट करंट अब इंक्रीजिंग नहीं है, अब करंट यहाँ पर डिक्रीजिंग है। मतलब वेरिएबल है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट वेरिएबल में करंट इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है। अब करंट डिक्रीज कर रहा है, वेरिएबल में इंक्रीज भी कर रहा था, अब डिक्रीज करने लगा। तो जब डिक्रीज करेगा करंट तो ऑब्वियसली बात है जो भी फील्ड होगी इनवर्ड आउटवर्ड ऊपर नीचे वो भी डिक्रीज करेगी। तो इसकी फील्ड ऊपर अभी आपने देखा था आउटवर्ड आ रही थी राइट हैंड थंब रूल से, तो आउटवर्ड है बट वो डिक्रीजिंग है। फील्ड आउटवर्ड है, फील्ड है कैसी, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, इसकी फील्ड जो ऊपर आई वो डिक्रीजिंग आई। और इंड्यूस करंट भी क्या चाहता है, इंड्यूस करंट भी तो यही चाहता है कि फ्लक्स घटे। फील्ड अगर डिक्रीज होगी, फील्ड अगर डिक्रीज होगी बेटा तो फ्लक्स भी तो डिक्रीज होगा। और इंड्यूस करंट क्या चाहता है, ये तो चाहता था कि फ्लक्स डिक्रीज हो, फ्लक्स में चेंज ना हो, फ्लक्स घटते घटते खत्म हो जाए, ये तो इंड्यूस करंट चाहता था। अच्छा, इंड्यूस करंट भी वही चाहता है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है तो अभी तो बाद में बनाएंगे ना, इंड्यूस करंट भी यही चाहता था कि फ्लक्स का चेंज कम हो, फ्लक्स डिक्रीज करे। इंड्यूस करंट भी तो यही चाहता है, लेंज लॉ ने तो यही बताया था। तो उसके लिए क्या करेगा, इंड्यूस करंट बोलेगा कि भाई आप जो भी कर रहे हो ना मैं आपका सपोर्ट ही कर देता हूं, क्योंकि मैं भी तो यही चाहता हूं जो आप कर रहे हो। मैं भी तो चाहता था कि फ्लक्स चेंज हो ना हो, कम हो, खत्म हो, डिक्रीज हो, और आप भी तो वही काम कर रहे हो, आप भी तो यहाँ पे फ्लक्स घटा ही रहे हो, तो मैं आपका अपोज क्यों करूं, आप तो मेरे मन की इच्छा पूरी कर रहे हो, आप तो मेरे मन की सारी बात पूरी कर रहे हो। तो बोलेगा अच्छा अगर आपकी फील्ड आउटवर्ड है ना तो ऐसा करते हैं मैं भी अपनी फील्ड आउटवर्ड ही बना देता हूं। तो आउटवर्ड के लिए कैसा करंट चाहिए आपको पता है, एंटी क्लॉक। ये है आपका इंड्यूस करंट, आई डैश का मतलब समझते हो ना, इंड्यूस करंट। ये बहुत कम बच्चे पढ़ पाते हैं सब चीजों को, बहुत अच्छे से बना रहा हूं वीडियो आपके लिए, बहुत रेयर बच्चे समझ पाते हैं इस क्वेश्चन को। पहले बताओ करंट वेरिएबल है तो अपने आप फ्लक्स चेंज होगा, अपने आप फील्ड चेंज होगी, किसी को मूव कराने की जरूरत नहीं। अब करंट वेरिएबल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों देखना है। अगर करंट डिक्रीजिंग है तो करंट डिक्रीजिंग है तो आसपास जो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी कम होगी, और फील्ड कम होगी डिक्रीजिंग होगी तो फ्लक्स भी डिक्रीजिंग होगा। और इंड्यूस करंट क्या चाहता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, कि वो आकर अपने मैग्नेटिज्म से, अपने मैग्नेटिक इफेक्ट से, अपने इफेक्ट से फ्लक्स के चेंज का अपोज करे। तो जब ये करंट डिक्रीजिंग है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फील्ड और फ्लक्स सब घट रहा है। इंड्यूस करंट भी ही चाहता था, घटाना ही चाहता था, फ्लक्स के चेंज को खत्म करना चाहता था। तो जब करंट डिक्रीजिंग है इसकी, तो जो भी फील्ड ये बना रहा है, अगर ये फील्ड ऊपर आउटवर्ड बना रहा है तो इंड्यूस करंट भी बोलेगा मैं आउटवर्ड ही बना देता हूं ना, मैं भी तो यही चाह रहा था जो आप कर रहे हो। आउटवर्ड के लिए कैसा करंट चाहिए पता है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तब वो आउटवर्ड फील्ड लेता है करंट एंटी। अगर ये इनवर्ट बनाता तो ये भी बोलता मैं इनवर्ट बनाऊंगा, तो करंट क्लॉकवाइज। मतलब इसकी जो भी फील्ड होगी इनवर्ट आउटवर्ड वो इसके सपोर्ट में बनाते अगर करंट डिक्रीजिंग है तो। और करंट इंक्रीजिंग है तो इसकी जो भी फील्ड होगी, ऐसे समझो इसकी जो भी फील्ड होगी इसका उल्टा बनाएगा। अगर इसकी फील्ड आउटवर्ड है तो ये इनवर्ट बनाएगा, इसकी फील्ड यहाँ इनवर्ट आ रही है राइट हैंड थंब रूल से तो ये आउटवर्ड बनाएगा। आउटवर्ड के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज, इनवर्ट के लिए करंट क्लॉकवाइज। और पोल के हिसाब से वही इनवर्ट साउथ पोल आउटवर्ड नॉर्थ पोल माना जाता है। जितने भी आप एप्लीकेशन तब से देख रहे हो ना सारे लेंस लॉ पे हैं, अपोज करना ही तो लेंस लॉ है। अब एक लास्ट टॉपिक मैं आपको बताता हूं, काफी आता है पेपर में, कि प्रूव एनर्जी कंजर्वेशन बाय लेंस लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन को प्रूव करो, कौन से लॉ से, लेंस लॉ से। एनर्जी कंजर्वेशन को प्रूव करो कि लेंस लॉ से एनर्जी कंजर्वेशन हम बता सकते हैं कि हाँ एनर्जी कंजर्वेशन है, इसको समझाओ, तो एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करता हूं, सुनो। मान लो एक कॉइल है और ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट चला रहा है। तो सोचने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात है बेटा, रिक्वेस्ट है आपसे, जब ये मैग्नेट आ रहा होगा तो इसमें इंडक्शन हो रहा होगा। कैसे सोचोगे, व्हेन मैग्नेट will approach, will move towards
और अवे, कुछ भी हो सकता है ना, देन its velocity will decrease obviously due to EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तो पक्की बात है, हर हाल में जब ये आएगा या जाएगा उससे फर्क नहीं पड़ता, आ रहा हो या जा रहा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर हाल में इसके मोशन का अपोज होना ही होना है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि आने जाने से यहाँ फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस करंट आएगा, वो अपने मैग्नेटिज्म से जब इंड्यूस करंट आएगा तो ये अपने आप में मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनेगा तो इसके मोशन का अपोज करेगा। इतनी देर से यही हो रहा है, यानी हर हाल में इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी, हर हाल में इसकी वेलोसिटी घटेगी। तो बोलोगे सर जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, अब सोचो सर जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी पे तो डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, तो फिर तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। हाँ बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। और काइनेटिक एनर्जी एक तरफ डिक्रीज होगी सर, तो दूसरी तरफ एनर्जी ये डिक्रीज होकर काइनेटिक एनर्जी घट रही है, तो किस रूप, किस फॉर्म में जा रही है? एनर्जी एक तरफ खत्म होती है तो कहीं दिखनी चाहिए ना। मैं बताता हूँ, जब इसके आने जाने से, मान लो एक एग्जांपल सुनो, मान लो चलो, मान लो अभी क्या कर, एक आ ही रहा है, तो आने का मतलब क्या हुआ, आ रहा है, ये इसका रिपेल करना चाहेगा, इसको रोकना चाहेगा, रोकने के लिए आ रहा है तो रिपेल करना चाहेगा, रिपेल के लिए नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ के लिए करंट कैसा बनेगा, एंटी क्लॉक। नॉर्थ के लिए करंट कैसा बनेगा, कैसा करंट बनेगा बेटा नॉर्थ के लिए, एंटी क्लॉक। जब इधर करंट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब इधर करंट आ जाएगा तो इसमें एनर्जी भी आ जाएगी, तो ये जो एनर्जी होगी वो गेन में आया ना, तो एनर्जी बन रही है ना, करंट से एनर्जी आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी तो लॉस हो गया, काइनेटिक एनर्जी तो लॉस हुआ है, लॉस हो गया, घट रही है। बट अदर साइड गेन हो गया, किसमें, कौन सी एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसमें, मतलब एक साइड अगर एनर्जी में लॉस हुआ तो दूसरी साइड गेन भी तो हुआ। इधर मान लो मोशन का अपोज हो रहा है इसका, ऑब्वियसली, क्योंकि जब ये आएगा या जाएगा तो इंडक्शन होगा, इंडक्शन से इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट से ये मैग्नेट बनेगा, अपने आप में जब मैग्नेट बनेगा तो सामने वाले मैग्नेट का अपोज करेगा, यही हो रहा है, जो अपोज करेगा तो इसकी वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। लेकिन एक बात नहीं ध्यान दे रहे, इधर इंडक्शन से करंट भी तो बन रहा है सर, इधर एनर्जी में लॉस ही तो करंट बनने से करंट बन रहा है, और बन रहा है, और बन रहा है, और बन रहा है, करंट बनता जा रहा है, तो एक साइड अगर लॉस हो रहा है तो उधर गेन भी तो हो रहा है। किसमें गेन हो रहा है, करंट से कौन सी एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। तो इसका मतलब कि साफ दिख रहा है, सो इट प्रूव क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ये साफ प्रूव कर रहा है किसको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे, बताओ फिर से बेटा कैसे हुआ, क्या हमने कहा था आपको 2 मिनट पहले, बताइए जरा, मैंने ही कहा था ना कि अगर एनर्जी कंजर्वेशन प्रूव करना है लेंज लॉ से तो समझा सकते हो सामने वाले को, देखो सर कॉइल है, मैग्नेट आ या जाए, हर हाल में इंडक्शन होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंडक्शन होगा तो इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये खुद मैग्नेट बनेगा, सामने वाले मैग्नेट का अपोज करेगा, अपोज का मतलब क्या हुआ सर, इसकी वेलोसिटी में कमी आएगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी सर वो इंक्रीज नहीं होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी, यानी एक तरफ इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, लेकिन सर उधर देखो, उधर करंट भी तो बना है नया, तो इधर एनर्जी, जब करंट आएगा तो सर एनर्जी भी तो आ रही है इसके पास, कौन सी एनर्जी, करंट से कौन सी एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी सर ऐसा होगा कि एक तरफ अगर लॉस हुआ है तो दूसरी तरफ गेन भी तो हो रहा है सर, इधर इधर लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में तो उधर गेन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, घबराने की बात नहीं है, इधर एनर्जी लॉस हुआ तो उधर गेन हो गया, यानी एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को हम इस वे में समझा सकते हैं, सामने वाले को अच्छे से चाय कॉफी पिलाने के बिठा के आराम से प्यार से समझा। तो इस तरह बेटा आज के लेक्चर में मैंने पूरे एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ, लास्ट वीडियो में EMI, फ्राइडे लॉ, लेंज लॉ सब बता दिया, ये पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल क्लास। अगले वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें फैक्टर्स बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और अब देखना कुछ वीडियो सब चैप्टर जो है ना थोड़े से टफ हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल्स हैं, एक वीडियो को मैं एक बार नहीं बोलता हूँ, 2 बार 3 बार देखो,
और ना हर चीज को लिख लिख के पढ़ो। रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज को एक बार समझ लो, फिर अपनी तरफ से बंद करके अपने मन से अपनी तरफ से लिखो, अपने दिल से लिखो, अपने विलिंग पावर से लिखो। अब खुद लिखने की प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। हम बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक जरूर करना अच्छा लगे तो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और लोगों को भी बता दो, खूब वीडियो शेयर करो, दूसरों को भी फायदा हो। पेपर आ गए हैं बेटा, हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर।